जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 7 कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावा, इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है और कुछ प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस भी लास्ट क्लास के वीडियो में अपलोड कर दिया गया है। आज हम एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, एक नए टॉपिक को जानेंगे। टॉपिक का नाम है स्विच केस स्टेटमेंट और मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम और यूजर्स चॉइस प्रोग्राम। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप जावा के प्रोग्रामिंग में अक्सर सुनते रहेंगे कि कोई एक ऐसा प्रोग्रामिंग है जो स्विच केस स्टेटमेंट की मदद से बनाना है, या फिर कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसे मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम के नाम से भी लिखा गया है, या कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसे यूजर चॉइस प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। तो ये तीनों में से कोई भी वर्ड आए तो आप एक बात दिमाग में रखिएगा कि तीनों का मतलब सेम है। तो आखिर ये स्विच केस स्टेटमेंट या मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम या यूजर्स चॉइस क्या होता है, या इनके प्रोग्रामिंग्स किस तरह के होते हैं, या इनका रिक्वायरमेंट क्यों हुआ, इसका क्यों ज़रूरत है। ऑलरेडी जब हम इफ एल्स कंडीशंस पढ़ रहे हैं उस बीच में ये स्विच केस स्टेटमेंट कहाँ से आया, मैं इन सारे सवालों का जवाब दूंगा आपको। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं। एक नए टॉपिक के बीच में बिना इसको एक्सप्लेन किए एक प्रोग्रामिंग बताने का कोई ख़ास वजह तो है, क्योंकि उस प्रोग्रामिंग को मैं पहले आपको समझाऊंगा, उसके बाद स्विच केस स्टेटमेंट को समझाऊंगा। ये आज का जो क्लास है ये स्विच केस स्टेटमेंट का बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास है। इसके रिलेटेड जो टेक्निकल टर्म्स होंगे वो अगले वीडियो में आपको मिलेगा। तो देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड, जो कि एक किसी भी शॉप का नाम है, कोई शोरूम का नाम है, तो इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड हैज़ अनाउंस्ड एन ऑफ season discount on the purchases of certain items as per the given tariff। तो इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड नाम का कोई एक शोरूम या कोई एक शॉप का नाम है जहां पर आपको ऑफ सीजन डिस्काउंट दिया जा रहा है। ऑफ सीजन यानी कि जब कोई सीजन नहीं है लेकिन उस सीजन से रिलेटेड सामान जब बेचे जाते हैं। फॉर एग्जांपल गर्मी का दिन नहीं है, ठंडा का दिन है, लेकिन एसी बेचा जा रहा है। तो एसी गर्मी में बेचा जाता है नॉर्मली, लेकिन अगर एसी को ठंडे के सीज़न में, विंटर सीजन में अगर बेचा जाए तो उसे हम लोग ऑफ सीज़न सेलिंग कहते हैं। और ऐसे वक्त में डिस्काउंट भी भारी मात्रा में दिया जाता है। तो ऐसा ही कोई शोरूम वाला है जो कि ऑफ सीजन डिस्काउंट दे रहा है, किस पे, दो आइटम पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो उनमें से दो आइटम क्या क्या हैं, तो मैं अभी आपको एक टेबल दिखाऊंगा जिसमें वो दो आइटम का नाम और उसके ऊपर जो डिस्काउंट हैं वो दिखाए जाएंगे। देखें, वो पहला आइटम हमारा है एसी और दूसरा है एलसीडी टीवी, जिनके ऊपर डिस्काउंट्स दिए जाने हैं। तो अगर आप कोई ऐसा एसी खरीदते हो जिसका कीमत 20,000 तक है, अप टू 20,000 यानी कि 20,000 तक है, तो उस पे एसी में डिस्काउंट होगा 5% का। अगर कोई टीवी जो कि 20,000 के कीमत तक का है तो उस पे 2.5% का डिस्काउंट होगा। सेम अगर आप 20,000 से ऊपर और 40,000 तक का कोई सामान खरीदते हो, एसी या एलसीडी टीवी, तो एसी पे डिस्काउंट है 7.5%, एलसीडी टीवी पे डिस्काउंट है 5%। इन द सेम वे अगर आप 40,000 के ऊपर और 60,000 तक का कोई सामान खरीदते हो, जैसे कि एसी या एलसीडी टीवी, तो एसी पे डिस्काउंट है 10% और एलसीडी टीवी पे डिस्काउंट है 7%। और इस तरह से अगर आप 60,000 से ऊपर का कोई एसी या कोई टीवी खरीदते हो तो एसी पे 12% का डिस्काउंट मिलेगा और टीवी पर 8.5% का। ऐसा उस इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड नाम का जो शोरूम है अपना एक रेट चार्ट बना कर रखा है। अब ये तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। अब इस पे जानते हैं कि करना क्या है, प्रोग्रामिंग में करना क्या है। देखें, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट नेम ऑफ द कस्टमर। सबसे पहले आपको उस कस्टमर का नाम एंटर करवाना है अपने प्रोग्रामिंग में, जो कि एसी या एलसीडी टीवी खरीदने आया है, और अमाउंट ऑफ परचेस, और जो सामान खरीद रहा है उसका अमाउंट कितना है।
However, the customer has to pay 12.5% as sell tax on the price after the discount. हालांकि एक बात अलग है कि कस्टमर को 12.5% यानी कि 12.5% का सेल टैक्स देना होगा, लेकिन वो सेल टैक्स किस प्राइस पे होगा? वो सेल टैक्स डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट बचता है उस डिस्काउंट के बाद वाले अमाउंट पर 12.5% का सेल टैक्स पे करना होगा। ये तो हमारा बेसिक इंट्रो हो गया इसका। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कैलकुलेशन क्या है। तो कंप्यूट एंड डिस्प्ले द नेट अमाउंट टू बी पेड बाय द कस्टमर अलोंग विद द नेम। तो आपको कैलकुलेट करना है कि आखिर उस कस्टमर को कितना पे करना है, डिस्काउंट करके और सेल टैक्स को ऐड करके जो भी अमाउंट आएगा वो आपको डिस्प्ले कर देना है उस कस्टमर के नाम के साथ। तो ये प्रोग्रामिंग में देखें आपके पास दो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, एक एसी है, एक एलसीडी टीवी है। तो ऑब्वियस सी बात है इस एसी वाला जो प्रोडक्ट है इसके लिए तो कंडीशंस डिफरेंट है और इस टीवी के लिए भी कंडीशंस हमारे पास डिफरेंट है। तो एक साथ हम दोनों कंडीशंस को अप्लाई तो नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि एंटर 1 फॉर एसी एंड 2 फॉर एलसीडी टीवी। बिल्कुल उसी तरीके का एक यहाँ साउंड आ रहा है। देखें कि अगर आप मोबाइल में कभी भी कस्टमर केयर को कॉल करते हो, किसी भी सिम कार्ड की कस्टमर केयर को, तो आपको बोला जाता है कि हिंदी के लैंग्वेज के लिए 1 प्रेस करें और इंग्लिश के लैंग्वेज के लिए 2 प्रेस करें। तो यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग का टाइप है, जो स्टाइल है, वो कुछ हद तक वैसा ही है कि अगर आपको एसी पे डिस्काउंट जानना है तो आपको 1 प्रेस करना पड़ेगा, और अगर आप डिस्काउंट जानना चाहते हैं एलसीडी टीवी का और उसके बाद कितना प्राइस है तो आपको 2 प्रेस करना होगा। अगर आप 1 प्रेस करोगे तो सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट ऑन एसी दिखाएगा, और अगर आप 2 प्रेस करते हो तो सिर्फ और सिर्फ टीवी पर कितना डिस्काउंट है ये दिखाएगा। तो ये तो हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे हम लोग ब्लूजे के मदद से। तो ये हमारा स्क्रीन है ब्लूजे का। इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं और सेटअप कैसे किया जाता है, इसके बारे में फुल ट्यूटोरियल ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोडेड है। आप काइंडली प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हो, और अगर आपको चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो सबसे पहले आपको करना यह है कि कोई भी प्रोग्रामिंग करने के लिए पहले आपको न्यू क्लास क्रिएट करना होता है। तो उसके लिए आप सबसे पहले न्यू क्लास नाम के ऑप्शन में जाएंगे और इसके बाद क्लिक करने के बाद ये आपका छोटा सा एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ क्लास का नाम आपको एंटर करना है। तो ये एक डिस्काउंट के लिए प्रोग्रामिंग है, तो मैं डिस्काउंट नाम का एक क्लास क्रिएट करूँगा। ऑलराइट, देखें ये हो गया मेरा क्लास का नाम जो कि डिस्काउंट नाम का है। ऑलराइट, ये डिस्काउंट नाम का क्लास है जिसके अंदर में हम अपना सारा प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। तो इसे ओपन करने के बाद हमारे पास जो स्क्रीन आएगा कुछ ऐसा होगा। इसमें हम Ctrl+A प्रेस करके बैक स्पेस अगर हम प्रेस कर देते हैं तो हमारा जो अननेसेसरी डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। नाउ हम अपना एक्चुअल काम को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे अपने एक पैकेज को जिसकी मदद से हम एंटर करने वाले हैं सारे वैल्यूज .scanner, एंड उसके बाद क्लास का नाम हमारा डिस्काउंट था। ऑलराइट, एंड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन दैट इज कॉमन। ठीक है, तो स्ट्रिंग args, और इसके बाद अंदर में हमें स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, एंड इसके बाद लिखना होगा system.in। ठीक है, ये काम तो कॉमन है, सारे प्रोग्रामिंग में होता है। ओके, अब हमें करना है कुछ वेरिएबल को डिक्लेयर जो कि हम इस प्रोग्रामिंग में यूज़ करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले लूँगा एक वेरिएबल int टाइप का, इंटीजर टाइप का, p और कोमा k। इस p का और इस k का क्या काम है मैं आपको बताऊंगा। p हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर उस प्राइस को एंटर करने के लिए कि कितना दाम है उस एसी का या उस टीवी का। तो उसके प्राइस को एंटर करवाने के लिए हम लोग p को यूज़ कर रहे हैं। ऑलराइट, इसके बाद हम कुछ और वेरिएबल्स लेंगे जैसे कि डबल टाइप का लेंगे। इस बार डबल d इज इक्वल टू 0.0, d यानी कि डिस्काउंट को फाइंड करने के लिए। ऑलराइट, और एक ले लेंगे rp।
ठीक है, कि कितना उसको एक्चुअल प्राइस, रियल प्राइस बोल सकते हैं कि कितना है डिस्काउंट करने के बाद। जितना भी उसका प्राइस होगा उसमें डिस्काउंट तो होना ही है, तो डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट आएगा वो आरपी के अंदर में स्टोर होगा, कोमा एनपी नेट प्राइस। ओके, नेट प्राइस, एनपी मतलब नेट प्राइस। और इसके बाद टैक्स भी तो पे करना होगा उसे, उसके लिए टैक्स नाम का वेरिएबल ले लिया हमने। चले, तो इसके बाद हम नाम एंटर करना चाहते हैं किसी कस्टमर का, तो उसके लिए स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल नेम एंड फिलहाल इतना ही हम लोग लेते हैं। और उसके बाद देखते हैं आगे कोई वेरिएबल का रिक्वायरमेंट होता है तो उसके बाद हम ले लेंगे। चले आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कस्टमर का नाम एंटर करवा लेते हैं, system.out.println enter the customer name, name of the customer, name of the customer. All right, so name is equal to sc dot next. ठीक है, एंड इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्या, नाम तो एंटर कर लिया हमने। अब हम आपके पास दो चॉइस दिए थे, याद करें, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक मेन्यू बनाएंगे। तो मेन्यू हम लोग कुछ ऐसे इस तरह से बनाते हैं कि इसे एक प्रिंट करते हैं कि इंटर, या फिर ऐसा लिखते हैं प्रेस 1 फॉर AC and press 2 for LCD TV। ठीक है, now enter your choice। now enter your choice। सो जो चॉइस हमने एंटर करने के लिए कहा है वो मैं इस k नाम के वेरिएबल के अंदर में स्टोर करवाऊंगा। तो k इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ऑलराइट, तो हमने चॉइस एंटर करवा लिया। अब हम यहां पर करेंगे इफ कंडीशन का यूज। इफ k इज डबल इक्वल टू 1, अगर आपका चॉइस 1 है तो आपको यहां पर एक मैसेज आना चाहिए कि इंटर the amount of purchase, that is P is equal to sc dot next int। ऑल राइट, हमने अमाउंट एंटर कर लिया। अब हम चेक करेंगे कि मेरा अमाउंट जो है यानी कि P क्या वो छोटा है या बराबर है 20,000 का। यानी कि हमने कुछ कंडीशन डाला था, वो कंडीशन में पहला कंडीशन ये था कि अगर हमारा प्राइस जो है वो 20,000 तक का होता है, यानी कि 20,000 से कम या 20,000 तक अगर मेरा प्राइस जाता है तो मेरा डिस्काउंट कितना मिलेगा, डिस्काउंट मिलना चाहिए उस प्राइस का 5%। तो P इंटू 5 डिवाइड बाय 100, लेकिन 100.0 देना होगा क्योंकि हमने D को जो है ये D को डबल डिक्लेयर किया है, इसीलिए मुझे यहाँ पर 100.0 देना होगा। देखिए नियम एक्चुअल में क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर 100.0 नहीं देते हैं, सिर्फ 100 लिखते हैं, तो 100 खुद एक इंटीजर है, 5 भी एक इंटीजर है, तो इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर रिजल्ट जो होगा वो एक इंटीजर होगा। और ये P यानी कि प्राइस वो भी एक इंटीजर है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट एक इंटीजर और मल्टीप्लाई बाय इंटीजर, तो दो इंटीजर मल्टीप्लाई होने से रिजल्ट जो होगा वो इंटीजर ही होगा। लेकिन हमारा ये D नाम का वेरिएबल क्या है, वो तो डबल है, इसीलिए इसमें इंटीजर वैल्यू आएगा, लेकिन हमारा वेरिएबल डबल, इसीलिए यहाँ पर कुछ आपको रिजल्ट में मिस्टेक दिख सकता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पर 100.0 कर देते हैं। इससे क्या हुआ कि ये डबल है, डबल डिवाइड बाय मतलब इंटीजर डिवाइड बाय डबल, तो डबल बड़ा वैल्यू होता है, तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट मेरा डबल में ही आएगा।
तो ये पूरा कंप्लीट डबल हो गया, डबल इंटू इंटीजर, तो ये कंप्लीट वैल्यू का रिजल्ट क्या आएगा, डबल में आएगा और वो मेरा डी के अंदर में स्टोर हो जाएगा। चले यहाँ तक निकल गया। चले इसके बाद हम करते हैं एल्स इफ जो प्राइस है हमारा क्या वो ज़्यादा है 20,000 से और एंड क्या वो प्राइस कम है 40,000 से। तो ऐसा कंडीशन में क्या हमने कंडीशन डाला था, ऐसा अगर होता है तो उस कंडीशन में डी का वैल्यू कितना होगा, तो डी का वैल्यू हो जाएगा डिस्काउंट का वैल्यू प्राइस का 7.5%, 7.5%, तो 7.5 डिवाइड बाय 100.0, ठीक है। इसके बाद क्या है, आपको चेक करना है अगेन एक कंडीशन डाल करके कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होता है तब क्या, तो आपको एल्स कंडीशन एक डालना होगा, और एल्स इफ P is greater than 40,000 and P is less than 60,000, ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, डी का हमारा वैल्यू क्या होना चाहिए, डिस्काउंट मिलना चाहिए, कितना डिस्काउंट मिलना चाहिए 10%, प्राइस का 10%, 10 डिवाइड बाई 100.0, ठीक है। और अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होता है तो लास्ट में बचता है एल्स इफ प्राइस इज ग्रेटर देन 60,000, देन क्या होगा, हमारा डिस्काउंट जो है वो डिस्काउंट 12% होगा, यानी कि प्राइस इंटू 12 डिवाइड बाई 100.0। ये जितने भी डिस्काउंट हमने निकाले हैं अलग अलग कंडीशंस को डाल करके, ये सारे कंडीशंस जो हैं वो एसी के लिए है, एयर कंडीशन के लिए है, ऑलराइट। तो ये सारे डिस्काउंट जो भी हमारा कंडीशन ट्रू होगा, जैसे कि अगर मेरा प्राइस जो है वो 20,000 तक का है, मैंने एक 20,000 का एसी खरीदा है, तब मेरा डिस्काउंट ये मिलेगा। अगर कोई आदमी है जिसने डिस्काउंट परचेस किया है 20,000 से 40,000 के बीच में, जैसे कि मान लेते हैं 35,000 का शॉपिंग किया है, तो उसको डिस्काउंट मिलेगा ये वाला। और उस तरह से अगर किसी इंसान ने 40,000 से 60,000 के बीच में शॉपिंग किया है, सपोज कर लेते हैं 45,000 का शॉपिंग किया है, तो उसे डिस्काउंट ये मिलेगा। इस तरह से लास्ट में अगर 60,000 से ऊपर का शॉपिंग किया है तो डिस्काउंट उसे ये मिलेगा। तो कोई भी एक कंडीशन ट्रू होने पे उसके अकॉर्डिंग उसका डिस्काउंट फाइंड हो जाएगा। डिस्काउंट फाइंड होने के बाद हम रियल प्राइस निकालते हैं। रियल प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो मेरा प्राइस था माइनस डिस्काउंट, ये मेरा हो गया रियल प्राइस। उसके बाद टैक्स फाइंड कर लेंगे, तो टैक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मेरा रियल प्राइस का यानी कि मल्टीप्लाई बाय 12.5%, तो डिवाइड बाय 100.0। तो इससे क्या हुआ, इससे टैक्स फाइंड हो गया। एंड टैक्स फाइंड होने के बाद हम अब निकाल देंगे नेट पे कि एक्चुअल प्राइस कितना है। तो नेट पेमेंट कितना हो जाएगा, रियल प्राइस जो है वो प्लस टैक्स, ये कस्टमर को पे करना होगा। तो हम कर देंगे इसे प्रिंट, तो कि कस्टमर्स नेम इज इक्वल टू प्लस NAME नेम, ये हमारा हो गया पहला प्रिंट। दूसरा हम लोग करेंगे प्रिंट अभी नेट पेमेंट, या उसे हम लोग कहते हैं द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। हम करेंगे प्रिंट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्लस P, जिसके अंदर में मेरा प्राइस है। अगेन हम एक प्रिंट करने वाले हैं यहाँ पर, और इसके अंदर हम लोग प्रिंट करेंगे एक मैसेज कि द डिस्काउंट इज इक्वल टू प्लस D, एंड इसके बाद हम प्रिंट करेंगे टैक्स को। शो यहाँ लिखेंगे हम लोग टैक्स इज इक्वल टू प्लस टैक्स, ऑलराइट। और इसके बाद लास्ट एक मैसेज डिस्प्ले होगा, द अमाउंट टू बी पेड,
इज इक्वल टू प्लस एनपी, प्लस एनपी। तो प्लस एनपी के पहले हम लिख देते हैं रुपीज़, ये भी साथ में रहेगा, रुपीज़ और प्लस एनपी। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट जो हमारा काम था। अच्छा, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, मल्टीप्लाई होगा, ऑलराइट। तो ये मेरा हो गया पहला काम। तो ये इफ़ कंडीशन पहला। और अगर हाँ किसी कस्टमर ने, किसी यूज़र ने 2 प्रेस किया तब तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ सारा प्रोग्रामिंग किसके लिए है, 1 नंबर के लिए है। तो 2 नंबर के लिए क्या होगा, 2 नंबर के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर कि एल्स इफ k इज डबल इक्वल टू 2, तो उसके लिए अलग से कोडिंग होगा। अलग से कोडिंग यानी कि सारा जो हम लोग काम अभी तक किए हैं, जो कि AC के लिए किए थे, अब हम लोग उसी को करेंगे पूरा LCD TV के लिए। तो मैं यहाँ से पूरा कॉपी कर लेता हूँ उसे, और कॉपी करके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। तो इससे क्या हुआ, हमें यहाँ पर अगेन लिखना होगा कि एंटर द अमाउंट ऑफ परचेस, जो कि टीवी के लिए होगा। और यहाँ पर हमने अलग अलग कंडीशन डालनी है। तो अगर ये कंडीशन है P इज लेस देन इक्वल टू 20,000, देन मुझे डिस्काउंट फाइंड करना है। तो उसके अकॉर्डिंग डिस्काउंट कितना था, उसके अकॉर्डिंग डिस्काउंट था 2.5% का, ठीक है। इस कंडीशन में कितना डिस्काउंट है हमारे पास, तो 5% डिस्काउंट है। इस कंडीशन में हमारा, आप टेबल देख लीजिएगा एक बार, 5% का डिस्काउंट है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो डिस्काउंट है दैट इज 7% का डिस्काउंट है। और उसके बाद लास्ट में मुझे डिस्काउंट कितना देना है, 8.5%, ऑलराइट। अब बाकी के काम जो हमारा है सेम है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है, एज इट इज हमें उसे प्रिंट कर देना है, ठीक है। चलें, तो दोनों कंडीशन हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया काम खत्म, कंप्लीट प्रोग्रामिंग है ये। तो इसे अगर हम रन करना चाहें तो पहले कंपाइल कर लेते हैं, एज इट इज, नो सिंटैक्स एरर, क्लोज करते हैं इसे, राइट क्लिक, वॉइड मेन, ओके। सो इंटर नेम ऑफ द कस्टमर, सपोज हम कर देते हैं विश्वरूप दत्ता, ऑलराइट। तो अब इसके बाद आपको बोला गया प्रेस 1 फॉर AC, प्रेस 2 फॉर LCD TV। सपोज कर लेते हैं कि हमने 1 प्रेस किया है, तो इंटर द अमाउंट ऑफ परचेस, सपोज कर लेते हैं कि हमने 20,000 का अमाउंट परचेस किया है। तो कस्टमर का नाम हो जाएगा विश्वरूप दत्ता, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट 20,000 का है, डिस्काउंट कितना मिला, 1,000 रुपया, क्योंकि 20,000 के हिसाब से डिस्काउंट का जो लिस्ट था वो 5% का था। तो 20,000 का 5% 1,000 रुपया होता है। और 1,000 रुपया अगर हम 20,000 में से माइनस कर दें तो मेरा एक्चुअल वही प्राइस होगा, तो 19,000 रुपया। 19,000 रुपये का 12.5% जो है वो मेरा टैक्स है, जो कि ये। अब इस 2,375 रुपये जो कि मेरा टैक्स है, इसको ऐड कर देंगे 19,000 रुपये में, तो मेरा जो एक्चुअल में अमाउंट पे करना है उस दुकानदार को वो निकल जाएगा। तो 19,000 रुपया प्लस 2,375, दैट इज 21,375 रुपीज़, वो एक्चुअल में मुझे एज अ कस्टमर पे करना होगा, ऑलराइट। इसे अगेन एक बार रन करते हैं। अमित कुमार नाम कोई कस्टमर है, सपोज कर लेते हैं, उसने 2 प्रेस किया, तो उसके लिए इंटर द अमाउंट ऑफ परचेस, 2 किसके लिए है, LCD TV के लिए है। वो 45,978 का शॉपिंग किया, तो कस्टमर का नाम है अमित कुमार, उसने इतना का शॉपिंग किया है, उस पर डिस्काउंट इतना मिलेगा और वो टैक्स इतना पे करेगा, और उसके हिसाब से उसे लास्ट में अमाउंट टैक्स के साथ डिस्काउंट के बाद इतना रुपया पे करना होगा उसे, 48,113 रुपीज़ एंड 89 पैसे, ऑलराइट। लेकिन तब क्या, जब इसमें एक यूज़र, अगर सपोज कर लो कि किसी ने, मान लेते हैं अमन कुमार नाम है, और किसी ने 3 प्रेस कर दिया, तब क्या होगा, क्योंकि 1 और 2 के लिए तो ऑप्शन है, लेकिन किसी ने अगर बाय डिफ़ॉल्ट 3 प्रेस कर दिया तब क्या, देखें तब तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हमारे पास एक मैसेज आना चाहिए कि ये तो गलत एंट्री है ना। तो वैसे प्रोग्रामिंग को करवाने के लिए हमारे पास एक विशेष तरह का स्टाइल है,
जहां पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं और मल्टीपल ऑप्शंस को आप जब एग्जीक्यूट करवाते हैं और उन ऑप्शंस में से आपको चूज करने के लिए बोलता है कि ये प्रेस करोगे तो ये होगा, ये प्रेस करोगे तो ये होगा, तो उस तरह का जो प्रोग्रामिंग का स्टाइल है जो कि आप अभी फिलहाल देख रहे हो, इसे हम लोग कहते हैं मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग। यही स्टाइल को हम कहते हैं मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग या यूजर्स चॉइस प्रोग्रामिंग या स्विच केस प्रोग्रामिंग। लेकिन हमने जो भी कोडिंग किया है ये स्विच केस के मदद से नहीं किया है, इसे हमने इफ एल्स कंडीशंस की मदद से किया है। देखें, ये जो मेरा कंडीशन यहाँ चेक किया गया है यूजर का चॉइस, वो इफ कंडीशन की मदद से चेक किया गया है। यहाँ पर भी देखिए इफ कंडीशन की मदद से चेक किया गया है। लेकिन मैं इस प्रोग्राम को एक अलग स्टाइल से भी बना सकता हूँ और उस स्टाइल का नाम है स्विच केस प्रोग्रामिंग। स्विच केस प्रोग्रामिंग के रिलेटेड डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स के बारे में हम आज नहीं जानेंगे। उनसे रिलेटेड सारे टेक्निकल टर्म्स और रिलेटेड टर्म्स के बारे में हम आने वाले वीडियो में जानेंगे। फिलहाल हम इसी कोड को अगर स्विच केस के साथ हम एक्सचेंज करना चाहे तो कैसे करेंगे, इसी प्रोग्रामिंग के थ्रू देख लेते हैं और उसके बाद स्विच केस से रिलेटेड कुछ और भी प्रोग्रामिंग करेंगे आने वाले क्लासेस में। देखें, अगर मुझे यही सेम प्रोग्रामिंग स्विच केस की मदद से करना है तो ये सारा जो काम है मेरा सेम ही रहेगा, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। चेंज कहाँ पर होगा? चेंज होगा यहाँ पर, ये इफ कंडीशन यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखाएगा स्विच और स्विच के बाद 2 ब्रैकेट होंगे और इस ब्रैकेट के अंदर में के को एंटर कर देना है, ठीक है। और इसके बाद स्विच का हो जाएगा आपका ब्रैकेट स्टार्ट एंड इसके बाद आपको यहां लिखना है एक वर्ड दैट इज केस। तो आपने क्या लिखा है? ये जो आपने लिखा है 1 2, यही आपका केस है। केस 1 यानी कि एसी के लिए, केस 2 यानी कि एलसीडी टीवी के लिए। तो अगर आप यहां पर केस 1 करते हो, केस 1 लिखने के बाद आपको यहां पर कोलन देना है, सेमीकोलन नहीं, कोलन देना है और इसके बाद का जो काम है एज इट इज रहेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। बस यहाँ पर आपका जो ब्रैकेट क्लोज हो रहा था ये ब्रैकेट क्लोज नहीं होगा, उल्टा यहाँ पर आपका एक वो स्टेटमेंट ऐड होगा ब्रेक, ये ब्रेक स्टेटमेंट ऐड होगा। तो यही आपका फर्क है। और ये जब केस 1 आपका खत्म हो गया तो ऑब्वियस सी बात है इसके बाद केस 2 है, तो केस 2 में आपका जो एल्स इफ था वो हट जाएगा और एल्स इफ के बदले में आएगा केस 2 और फिर कोलन एंड ये जो ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है अगेन क्लोज हो जाएगा और ये सारा जो प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है ये सब आएगा केस 2 में। केस 2 में आने के बाद यहाँ पर जो आपने ये क्लोज किया है ये एक्चुअली में स्विच केस का क्लोज हो गया। बस इतना है। तो इसमें क्या होगा कि किसी इंसान के द्वारा अगर 1 प्रेस किया जाता है तो ये सारे कोड एग्जीक्यूट करेंगे, अगर कोई इंसान कोई यूजर 2 प्रेस करता है तो सारा एग्जीक्यूट करेगा और इसके लास्ट में ब्रेक लगाना होगा आपको। लेकिन अगर कोई भी यूजर ऐसा है जिसने 1 या 2 नहीं प्रेस किया, वो 3 प्रेस कर दिया, तो उसे एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए स्क्रीन पे कि यू हैव एंटर्ड द रॉन्ग ऑप्शन या यू हैव चूजन द रॉन्ग ऑप्शन। तो उस मैसेज को डिस्प्ले करवाने के लिए कोई केस नहीं होता अलग से, उस मैसेज को डिस्प्ले करवाने के लिए एक स्पेशल केस है जिसे हम लोग कहते हैं डिफॉल्ट केस, जिसे हम लोग कहते हैं डिफॉल्ट केस, डिफॉल्ट के बाद कोलन। और इस डिफॉल्ट के अंदर में हम लोग सीधा उस मैसेज को कर देते हैं डिस्प्ले। system.out.println डिफॉल्ट के अंदर में कोई काम नहीं होता है, बस इसके अंदर में मैसेज डिस्प्ले होता है कि सॉरी, मान लेते हैं हम लिख रहे हैं सॉरी यू हैव चूजन a wrong option, try again। ऑलराइट, तो अगर हम ये लिख देते हैं तो इससे क्या होगा कि यही मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा और डिफॉल्ट में कोई ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगता, ठीक है।
तो हमने क्या नया ऐड किया, हमने ऐड किया स्विच, यहाँ पर फिर केस, ये दोनों मिलके बनता है स्विच केस। केस 1 के लिए ये पूरा स्टेटमेंट, वैसे ही केस 2 के लिए ये पूरा स्टेटमेंट। अगर कोई इंसान 3, 4, 5, 6 कुछ भी प्रेस करता है तो उसको फिर ये मैसेज डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे। चलिए कर देते हैं कंपाइल और करते हैं इसे रन। इंटर द नेम ऑफ द कस्टमर, मान लेते हैं अमित कुमार, प्रेस 1 फॉर एसी, तो सपोज 1 प्रेस करते हैं। इंटर द अमाउंट परचेस 15,000, तो कस्टमर्स ने अमित कुमार, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 15,000, 750 रुपये का उसको डिस्काउंट मिला, 1781 रुपीज़ का टैक्स लगा एंड उसे अल्टीमेटली अमाउंट पे करना पड़ा 16,031 रुपीज़ एंड 25 पैसे। देखें ये काम वही कर रहा है जैसा कि मैंने इफ और एल्स कंडीशन की मदद से किया, बस इसको स्टाइल डिफरेंट है। लेकिन अगर इसमें हम कर देते हैं अमन कुमार सपोज कर लेते हैं, हमने लिखा और हमने 3 प्रेस कर दिया, तो देखें 3 प्रेस करने से एक मैसेज डिस्प्ले हो गया कि सॉरी यू हैव चूजन अ रॉन्ग ऑप्शन, ट्राई अगेन। तो ये एक स्पेशल स्टाइल है हमारे कोडिंग करने का, जिसे हम लोग कहते हैं मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग या यूजर्स चॉइस प्रोग्रामिंग या स्विच केस प्रोग्रामिंग। तो मैंने आज के इस वीडियो में आपको स्विच केस प्रोग्रामिंग के पहले इसे इफ एल्स से भी बना सकते हैं इसके बारे में एक नॉलेज दे दिया, और साथ ही साथ स्विच केस का बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया कि स्विच केस आखिर हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी डिफरेंट टर्म्स हैं और कुछ बेसिक और भी अगर बचता है तो उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे अगले वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होगी, और साथ ही साथ एक शानदार, एक बहुत ही अच्छा प्रोग्रामिंग सीखने के लिए मिला आपको। उम्मीद है आपसे अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी हमारी। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।